अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें वीडियोस टाइम पर और फ्री में देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। सलाम, मेनिन आदम अदनान। दोस्तों, तुर्कमेन में इसका मतलब होता है हेलो, मेरा नाम अदनान है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया में बसा एक देश है जिसके बारे में दुनिया के ज्यादातर लोग बहुत ही कम जानते हैं और तुर्कमेनिस्तान को दुनिया के सबसे कम घूमे और अलग थलग देशों में से एक माना जाता है। तुर्कमेनिस्तान के लोग खाना बदोश ओघुस कबीले के लोगों के वंशज हैं और ज्यादातर तुर्कमेन लोग 5 ओघुस कबीलों में अपना वंश खोजते हैं और इसी वजह से ही इन्हें भी टर्किक माना जाता है। वैसे तो आधिकारिक तौर पर तुर्कमेनिस्तान एक सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है, मगर यहाँ के 90% लोग मुस्लिम हैं जो कि इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। तुर्कमेनिस्तान में भी बाकी तुर्किक देशों की तरह धर्म से ज्यादा संस्कृति का प्रभाव यहाँ के लोग और समाज पर ज्यादा दिखता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो तुर्कमेनिस्तान की लड़कियां बुर्खा या फिर हिजाब का इस्तेमाल नहीं करती हैं और यहाँ के लोगों के रहन सहन और पहनावे में टर्किक संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से घिरा है और इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर अशगाबाद है। तुर्कमेनिस्तान साल 1991 से पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, जिसे साल 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद आजादी मिली। सोवियत रूल के दौरान तुर्कमेन कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी बने सुपरमुरात नियाज़ोव सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी तुर्कमेनिस्तान के हेड बने रहे। इन्होंने खुद को तुर्कमेनबाशी यानी तुर्कमेनिस्तान का राष्ट्रपिता घोषित कर दिया और इन्होंने तुर्कमेनिस्तान को एक डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही में बदल दिया। नियाज़ोव ने सभी मीडिया हाउसेस को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसके बाद यहाँ पर सरकार की आलोचना करने वाली कोई भी आवाज नहीं बची और तब से यहाँ की न्यूज चैनल्स वही दिखाते हैं जो कि सरकार चाहती है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तुर्कमेनिस्तान 180 देशों में 178वें स्थान पर सिर्फ नॉर्थ कोरिया और इरिट्रिया से ऊपर आता है और तुर्कमेनिस्तान में सरकार के खिलाफ बोलना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। नियाज़ोव यानी तुर्कमेनबाशी किसी भी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप तुर्कमेनिस्तान में नहीं चाहते थे, इसीलिए इन्होंने तुर्कमेनिस्तान को पूरी दुनिया से बहुत हद तक काट दिया। इन्होंने ही तुर्कमेनिस्तान को एक न्यूट्रल देश बना दिया। इन्होंने तुर्कमेनिस्तान के संविधान में इस बात को लिखवा दिया कि तुर्कमेनिस्तान ना ही किसी देश का समर्थन करेगा ना ही विरोध करेगा। हे कन्वेंशन के तहत तुर्कमेनिस्तान दुनिया के 9 न्यूट्रल देशों में से एक है और साल 1995 में यूनाइटेड नेशंस के सदस्य 185 देशों ने वोटिंग कर तुर्कमेनिस्तान को एक न्यूट्रल देश माना था, जिस वजह से तुर्कमेनिस्तान ने अपने झंडे में एक जैतून की डाली यानी कि एक ऑलिव ब्रांच को शामिल किया, जो कि इस देश की न्यूट्रलिटी को दर्शाता है। सुपरमुरात नियाज़ोव को तुर्कमेनिस्तान के इतिहास का एक बहुत ही अजीब लीडर माना जाता है। इन्हें अपने स्टैचूज बनवाना बहुत ही पसंद था। इन्होंने तुर्कमेनिस्तान की राजधानी में एक न्यूट्रलिटी मॉन्यूमेंट बनवाया, जिसके ऊपर इन्होंने 12 मीटर लंबी अपनी एक सुनहरी मूर्ति को खड़ा किया। इसके अलावा भी अपने शासन के दौरान इन्होंने पूरे तुर्कमेनिस्तान में अपने हजारों स्टैचूज बनवाए। नियाज़ोव को कविताएं लिखना काफी ज्यादा पसंद था और उन्होंने रूहनामा नाम की अपनी कविताओं की एक किताब लिखी थी। इन्होंने इस किताब को सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया और उस दौरान सभी तुर्कमेन नागरिकों को इनकी लिखी कविता की किताब रूहनामा को कंपलसरी तौर से पढ़ना होता था। यहाँ तक कि उस दौरान तुर्कमेनिस्तान में नौकरी के इंटरव्यू से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने तक इन सभी एग्जाम्स में इनकी कविता की किताब से सवाल पूछे जाते थे। नियाज़ोव ने अपनी किताब का एक बहुत बड़ा स्टैचू अशगाबाद शहर के बीचों बीच बनवाया था और यह स्टैचू किताब की तरह हर दोपहर खुलता और बंद होता था। नियाज़ोव ने तुर्कमेनिस्तान के हर मस्जिद में कुरान के साथ उनकी किताब को रखने का प्रावधान जारी किया था और अगर कोई इमाम या मौलाना इसका विरोध करते तो नियाज़ोव उस मस्जिद को तोड़वा देते। यहाँ तक कि नियाज़ोव ने तुर्कमेनिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद तुर्कमेनबाशी रूही मस्जिद की दीवारों पर कुरान की आयतों के साथ अपनी कविताएं लिखवाई थी। यह माना जाता है कि नियाज़ोव का यह कहना था कि उन्हें ईश्वर ने खुद कहा है कि जो भी उनकी कविताओं की किताब को पढ़ लेगा वह सीधे जन्नत में जाएगा। तुर्कमेनिस्तान
तुर्कमेनिस्तान के मुस्लिम्स ने अंदरूनी तौर पर इसका बहुत विरोध किया, मगर नियाज़ोव के डर से किसी ने भी सामने आकर विरोध करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा भी नियाज़ोव ने कई अजीबोगरीब कानून तुर्कमेनिस्तान में लागू किए, जैसे कि जब नियाज़ोव सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने पूरे देश में सिगरेट पीने पर बैन लगा दिया था। और आज भी तुर्कमेनिस्तान में वह लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं सिगरेट नहीं पी सकते हैं। नियाज़ोव का मानना था कि काली गाड़ियां एक बैड लक की निशानी है, इसीलिए इन्होंने पूरे देश में काली गाड़ियां और गंदी गाड़ियों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। नियाज़ोव को कुत्तों की सुगंध पसंद नहीं थी, इसीलिए इन्होंने देश की राजधानी अशगाबाद में कुत्तों को लाने पर रोक लगा दिया। नियाज़ोव ने म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के दौरान लिपसिंग करने को एक कानूनी जुर्म घोषित कर दिया। इन्होंने महीनों के नाम बदल दिए। इन्होंने जनवरी का नाम बदलकर अपने नाम पर तुर्कमेनबाशी कर दिया, अप्रैल का नाम अपनी माँ के नाम पर बदलकर गुरबन सुल्तान और दिसंबर का नाम अपनी किताब रूहनामा के नाम पर रूहनामा कर दिया। साल 2004 में इन्होंने एक कानून बनाया जिसके तहत 70 साल से कम उम्र के पुरुष लंबे बाल और दाढ़ी नहीं रख सकते थे। और इन सभी चीजों की वजह से तुर्कमेनिस्तान को मध्य एशिया का नॉर्थ कोरिया भी कहा जाने लगा। यह बात शायद आपको हैरान कर दे कि तुर्कमेनिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस भंडार है और दुनिया में जितना भी नेचुरल गैस है इसका 10% अकेले तुर्कमेनिस्तान के पास मौजूद है। आज के समय दुनिया के सबसे बड़े गैस निर्यातक रशिया और कतर हैं, मगर यह बात शायद आपको हैरान कर दे कि रशिया में मौजूद नेचुरल गैस सिर्फ 58 साल में और कतर में मौजूद नेचुरल गैस सिर्फ 141 साल में खत्म हो जाएंगे, मगर तुर्कमेनिस्तान के नेचुरल गैस रिजर्व्स 317 सालों में भी खत्म नहीं होंगे। इतने प्राकृतिक संसाधनों के साथ तुर्कमेनिस्तान के लोग एक बहुत ही आरामदायक जिंदगी गुजार सकते थे, मगर शायद आपको यह बात हैरान कर दे कि साल 2003 से 4 के बीच यहाँ की 60% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। इसका कारण इस देश में पाए जाने वाला भारी करप्शन और प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं करने को माना जाता है। नियाज़ोव सरकार ने गरीबी से लड़ने के लिए साल 1993 में यह ऐलान किया कि साल 2030 तक देश के सभी नागरिकों को हर महीने 50 किलोवाट बिजली, 250 लीटर साफ पानी और 50 क्यूबिक मीटर गैस मुफ्त में दिया जाएगा। और उस दौरान यह कहा जाता था कि इतना गैस मुफ्त होने की वजह से तुर्कमेनिस्तान के लोग माचिस की तीली बचाने के लिए गैस ऑफ नहीं करते थे। नियाज़ोव ने अपने रूल के दौरान देश की राजधानी अशगाबाद में हजारों सफेद मार्बल से बनी बिल्डिंग्स बनवाई। हालांकि इनमें से ज्यादातर बिल्डिंग्स खाली हैं, जिसे देश की अच्छी छवि बनाने के लिए बनवाया गया था। मगर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक सबसे ज्यादा सफेद मार्बल से बनी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। नियाज़ोव साल 2006 में इस दुनिया से चले गए, मगर उन्होंने अपनी मौत के बाद अपने बेटे मुराद के बदले अपने डेंटिस्ट यानी कि दांत के डॉक्टर गुरबानगुली बर्दे मोहम्मदों को देश चलाने के लिए चुना। इन्होंने साल 2008 में देश के सभी नागरिकों के लिए हर महीने 120 लीटर पेट्रोल मुफ्त कर दिया। इन्होंने नियाज़ोव के मौत के 4 सालों बाद नियाज़ोव की किताब को स्कूल, यूनिवर्सिटीज और जॉब इंटरव्यू के सिलेबस से हटा दिया। इन्होंने कैलेंडर में महीनों के नाम वापस पहले जैसे कर दिए और कई नियाज़ोव के स्टैचूज को भी हटवा दिया। और इन्होंने खुद को नाम दिया अर्कदाग, जिसका मतलब तुर्कमेन लोगों का रक्षक था। तुर्कमेनिस्तान का 70% भाग काराकुम रेगिस्तान से ढका है, जिस वजह से यहाँ गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और सर्दियों में यहाँ बर्फ गिरती है। नेचुरल गैस के अलावा कपास इस देश की आय का दूसरा बड़ा स्रोत है। तुर्कमेनिस्तान में बने कारपेट्स दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं और इसे देखने के लिए इस देश में मिनिस्ट्री ऑफ कारपेट्स की स्थापना की गई। यह माना जाता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था खराब होने की वजह से साल 2019 तक लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं में या तो कटौती कर दी गई या फिर उनके लिए पैसे लेने शुरू कर दिए गए। तुर्कमेनिस्तान की सरकार देश की अर्थव्यवस्था को टूरिज्म पर केंद्रित करना चाहती है, जिस वजह से यहाँ कई एयरपोर्ट्स भी बनाए गए, मगर वीजा पेपर वर्क काफी स्ट्रिक्ट होने की वजह से और टूरिस्ट को खुद से घूमने की आजादी न मिलने की वजह से यह प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ और साल 2018 में सिर्फ 10,000 लोग यहाँ घूमने आए। सोवियत यूनियन के रूल के दौरान जियोलॉजिस्ट ने काराकुम रेगिस्तान के एक गुफा में नेचुरल गैस की खोज की और उन्होंने
एक्सट्रैक्शन प्लेटफॉर्म गुफा के ऊपर बनाने का फैसला किया, मगर कुछ ही वक्त बाद यह गुफा ढह गई और यहाँ पर फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा एक गड्ढा बन गया, जिससे मीथेन गैस बहने लगी और इसे रोकने के लिए सरकार ने इसमें आग लगाने का फैसला किया। इस हादसे के 50 साल बाद भी इस गड्ढे में लगी आग जल रही है और आज के समय पूरी दुनिया इस गड्ढे को गेटवे ऑफ हेल के नाम से जानती है। तुर्कमेनिस्तान की संस्कृति बहुत ही विचित्र है, जो कि ज्यादातर मध्य एशियाई देशों की तरह ही काफी ही आकर्षक है। तुर्कमेनिस्तान के पुरुष भेड़ की चमड़ी से बना एक हैट पहनते हैं, जिसे कि यहाँ पर तेलपेक कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान का खरबूजा इतना मशहूर है कि इस देश में हर साल नेशनल मेलन डे मनाया जाता है। पुलाव तुर्कमेन खान पान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के समय तुर्कमेनिस्तान के 90% लोग सरकारी नौकरी करते हैं। तुर्कमेनिस्तान भौगोलिक तौर से दूर होने की वजह से और एक स्थिर शासन न होने की वजह से यूरोप समेत दुनिया के ज्यादातर कोई भी देश तुर्कमेनिस्तान में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं और तुर्कमेनिस्तान सबसे ज्यादा गैस चाइना को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी तुर्कमेनिस्तान से भारत तक तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया यानी कि तापी नामक एक गैस पाइपलाइन बिछ रही है, जो कि इन तीनों दक्षिण एशियाई देशों को तुर्कमेनिस्तान से गैस सप्लाई करेगी, जिसमें 42% गैस भारत को, 42% गैस पाकिस्तान को और 16% गैस अफगानिस्तान को बेची जाएगी। तुर्कमेनिस्तान हमेशा से महत्वपूर्ण व्यापारिक माध्यम जैसे कि सिल्क रोड का हिस्सा था, जो कि चाइना को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ता था और तुर्कमेनिस्तान में सिल्क रूट के समय के कई प्राचीन शहर मौजूद हैं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है, जिनमें कुनिया उर्गेंच, नीसा और मेर्व शामिल है। मेर्व सिल्क रूट के समय एक प्रसिद्ध शहरी केंद्र था, जो कि इससे पहले भी सेल्जुक सल्तनत की राजधानी रह चुका था। इस शहर को साल 1221 में चंगेज खान द्वारा नष्ट कर दिया गया और इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान ने 400 कारीगरों को छोड़कर इस शहर के सभी लोगों को मरवा दिया था, जिसकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा थी। बीते कुछ सालों में तुर्कमेनिस्तान बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, मगर आज भी यह देश साइंस और टेक्नोलॉजी में दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी पीछे है और आज भी इस देश की सिर्फ 21% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाती है। तुर्कमेनिस्तान के नए तानाशाह गुरबानगुली बर्दे मोहम्मदों के बारे में यह कहा जाता है कि यह नियाजोव से अलग तो है, मगर ज्यादा भी अलग नहीं है और यह भी अपनी कल्ट पर्सनैलिटी की वजह से दुनिया भर में चर्चा का विषय रहते हैं। यह दुनिया के एक ऐसे डिक्टेटर हैं जो कि म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट्स रखते हैं और साइकिलिंग इवेंट में अकेले हिस्सा लेकर खुद जीतकर अपनी तारीफ करवाते हैं और इन्होंने भी हाल ही फिलहाल में घुड़सवारी करते हुए खुद का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनवाया है। 19 मार्च 2022 को इन्होंने अपने बेटे सरदार बेर्दे मोहम्मदों को तुर्कमेनिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया और तुर्कमेनिस्तान के लोग आज भी इसी तानाशाही में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान मानव तस्करी के खिलाफ सुरक्षा देने के मामले में दुनिया के सबसे खराब देशों में गिना जाता है और तुर्कमेनिस्तान पर मानव अधिकार के हनन के कई आरोप लगते आ रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान के ज्यादातर लोग तुर्कमेन भाषा में बात करते हैं और यहाँ के 80 से 85% लोग तुर्कमेन जनजाति के हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर एक बड़ी उज़्बेक और रशियन माइनॉरिटी रहती है और तुर्कमेनिस्तान पर इनके साथ सौतेला व्यवहार करने का इल्जाम लगता रहा है। तुर्कमेनिस्तान में शिक्षित की संख्या कुल आबादी का 99% है। तुर्कमेनिस्तान का लिखित इतिहास इस हिस्से पर ईरान के प्राचीन अकीमनिद एम्पायर के कब्जे से शुरू होता है। 8वीं सदी के अंत में तुर्किक भाषा बोलने वाले ओघुज कबीले के लोग मंगोलिया से यहाँ आकर बस गए, जो कि आज के समय ज्यादातर तुर्कमेन लोगों के पूर्वज थे। 10वीं सदी में इन लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया और पहली बार तुर्कमेन शब्द इन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया और इन लोगों ने आज के समय के तुर्कमेनिस्तान पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने सेल्जुक बे के पोते तुगरिल बे और चगरिल बे के नेतृत्व में ऐसा किया और साल 1037 में इन्होंने तुर्कमेनिस्तान में सेल्जुक साम्राज्य की स्थापना की, जिसका शासक तुगरिल बे को बनाया गया और इसी दौरान तुर्कमेनिस्तान के शहर मेर्व को इस साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। इसी दौरान टर्किक कल्चर को बहुत ही तेजी से पश्चिम में टर्की और अजरबैजान तक फैलाया गया। 12वीं सदी तक सेल्जुक साम्राज्य का अंत हो गया। अगली सदी में मंगोल एम्पायर ने तुर्कमेनिस्तान के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से कई तुर्कमेन कबीले दक्षिण में फैल गए। 16वीं सदी से 18वीं सदी के दौरान तुर्कमेन कबीले
कबीले आपस में बट गए, जो कि एक दूसरे से आत्मनिर्भर रहने लगे और 16वीं सदी तक यह कबीले उज़्बेक खानेत, खानेत खीवा और बुखारा खानेत के अंदर आ चुके थे। 19वीं सदी के बीच में तुर्कमेन कबीले खानते खीवा के मुख्य राजनैतिक और सैन्य पदों पर काबिज थे। 19वीं सदी के अंत में रशियन फोर्सेस ने तुर्कमेनिस्तान की टेरिटरीज पर कब्जा करना शुरू कर दिया और साल 1900 तक तुर्कमेनिस्तान रशियन एम्पायर का हिस्सा बन चुका था। भले ही साल 1917 में हुए रशियन रेवोल्यूशन का तुर्कमेनिस्तान पर कोई असर न रहा हो, मगर साल 1920 में तुर्कमेन सेना ने कजाक, किर्ग और उज़्बेक सेना के साथ मिलकर नए बने सोवियत यूनियन के खिलाफ एक विद्रोह खड़ा किया, जिसे इतिहास में बसमाचे विद्रोह के नाम से जाना जाता है। साल 1920 के अंत में यह विद्रोह दब जाता है और साल 1924 में सोवियत यूनियन के अंदर ही सोवियत यूनियन तुर्कमेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का गठन करती है। 1930 आते आते सोवियत यूनियन के कृषि पर ध्यान देने की वजह से तुर्कमेनिस्तान में बची खाना बदोश आबादी खत्म हो जाती है। साल 1948 में अशगाबाद में एक भूकंप आता है, जिसमें शहर की 2/3 आबादी मारी जाती है, जो कि 1,10,000 लोगों की थी। साल 1990 में तुर्कमेनिस्तान खुद को सोवियत यूनियन से स्वतंत्र घोषित करता है, मगर इसे आजादी साल 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद मिलती है, जिसके बाद नियाज़ोव यहाँ के तानाशाह बनते हैं। आज के समय तुर्कमेनिस्तान में चलने वाली करेंसी तुर्कमेनिस्तानी मनात है और यहाँ का एक मनात भारत के 23 रुपए के बराबर होता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।